अक्सर लोग नॉर्थ इंडिया से रामेश्वरम सिर्फ दर्शन के लिए जाते हैं और वापस आ जाते हैं, लेकिन अगर आप अपने इसी रामेश्वरम वाले प्लान में सिर्फ 2 दिन और जोड़ लें तो आप दक्षिण भारत के दो ऐसे अभूतपूर्व स्थान देख सकते हैं जो आपकी पूरी यात्रा को वाकई में यादगार बना देंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ घूमने की जगहों की बात नहीं होगी, बल्कि वो छोटी छोटी प्रैक्टिकल बातें भी होंगी जो यात्रा के दौरान असल में काम आती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सानिध्य ब्लॉग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप दक्षिण भारत की एक अद्भुत यात्रा बहुत ही आराम से और सही प्लानिंग के साथ कर सकते हैं। इस यात्रा में हम रामेश्वरम के साथ साथ मदुरई और कन्याकुमारी जैसे दो बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र स्थानों को अपने प्लान में शामिल करेंगे। और दोस्तों, साथ ही वीडियो में आपको वो प्रैक्टिकल बातें भी पता चलेंगी जिनका ध्यान रखना नॉर्थ इंडिया से आने वालों के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल और ग्राउंड लेवल ट्रेवल के वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल सानिध्य ब्लॉग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम घूमने की बातें नहीं बल्कि यात्रा को आसान करने वाला सच भी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को। दोस्तों, अगर आप रामेश्वरम, मदुरई और कन्याकुमारी की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पहुंचना होगा रामेश्वरम। कोशिश यही करें कि आप ऐसी ट्रेन से जाएं जो आपको सुबह जल्दी रामेश्वरम पहुंचा दे, ताकि आपको पूरा दिन घूमने और दर्शन के लिए मिल सके। रामेश्वरम का अपना रेलवे स्टेशन है। अगर आपके शहर से रामेश्वरम के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है तो सबसे बढ़िया यही है कि आप सीधे रामेश्वरम आ जाइए, और अगर डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती तो सबसे अच्छा और प्रैक्टिकल ऑप्शन है पहले मदुरई पहुंचना। मदुरई पहुंचने के बाद रामेश्वरम आना बहुत आसान हो जाता है। आप ट्रेन से आ सकते हैं, टैक्सी ले सकते हैं या फिर बस से भी आ सकते हैं। मदुरई से रामेश्वरम के लिए पूरा दिन बसें चलती हैं, तो यहाँ किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ लोग चेन्नई होते हुए भी रामेश्वरम आते हैं, वो रूट भी बिल्कुल ठीक है। और अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मदुरई एयरपोर्ट या फिर चेन्नई एयरपोर्ट। मदुरई से रामेश्वरम पास पड़ता है और चेन्नई से ट्रेन और बस दोनों आराम से मिल जाती हैं, तो जो रूट आपको कन्वीनियंट लगे वही चुनिए। दोस्तों, जैसे ही आप रामेश्वरम पहुंच जाते हैं, यहीं से इस पूरी यात्रा का असली हिस्सा शुरू होता है। अब अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि रामेश्वरम में पहला दिन कैसे और किस तरीके से बिताना चाहिए। मान लेते हैं कि डे 1 से हमारा प्लान शुरू हो चुका है और आप सुबह जल्दी करीब 7 या 8 बजे रामेश्वरम पहुंच चुके हैं। अब जैसे ही आप रामेश्वरम पहुंचते हैं, सबसे पहले यही देखिए कि आप कितने बजे पहुंचे हैं। अगर आप सुबह जल्दी पहुंच गए हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर दीजिए। सबसे पहले आप अग्नि तीर्थम में स्नान कीजिए। यहाँ स्नान करने के बाद आप सीधे रामेश्वरम मंदिर के दर्शन के लिए चले जाइए। दोस्तों, अग्नि तीर्थम में स्नान और रामेश्वरम मंदिर में दर्शन, इन दोनों को आराम से करने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, शांति से दर्शन कीजिए। अब इसके बाद रामेश्वरम में घूमने के लिए सिर्फ मंदिर ही नहीं है, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जगहें हैं, जैसे कलाम हाउस, कलाम मेमोरियल, सीता तीर्थम, धनुषकोटी और विभीषण मंदिर। अब दोस्तों, इन सारी जगहों पर घूमने का सबसे बेस्ट और प्रैक्टिकल तरीका यही है कि आप रामेश्वरम मंदिर के आसपास से कोई टैक्सी या ऑटो बुक कर लीजिए। आमतौर पर टैक्सी वाला करीब 2000 से 2500 रुपए और ऑटो वाला लगभग 1200 से 1500 रुपए में आपको 5 से 6 घंटे में सारी जगह घुमा देगा। इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आराम से घूमिए, फोटो खींचिए और जगहों को महसूस कीजिए। इन सारी जगहों पर घूमने के बाद आप शाम तक वापस रामेश्वरम शहर आ सकते हैं। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए एक दिन में रामेश्वरम कैसे घूमा जाता है, इसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है। लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब अपने वीडियो के टॉपिक पर वापस आते हैं। शाम को आप आराम से भोजन कीजिए और फिर होटल जाकर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। दोस्तों, रामेश्वरम में रामेश्वरम मंदिर के आसपास बहुत सारे अच्छे होटल और धर्मशालाएं मिल जाती हैं, जहां बहुत ही जेन्युइन प्राइस में साफ सुथरे कमरे मिल जाते हैं। वैसे रामेश्वरम में कहां रुकना सही रहेगा, इस पर मैंने पहले से एक अलग वीडियो बना रखा है, जिसमें अच्छी धर्मशालाओं की पूरी जानकारी है। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में डाल दे रहा हूं, अगर आपको हेल्प चाहिए तो वीडियो देख लीजिएगा। अब दोस्तों, आज का दिन यहीं खत्म करते हैं। ज्यादा थकान मत
लीजिए क्योंकि अगला दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को जल्दी सो जाइए क्योंकि दूसरे दिन आपको सुबह करीब 4 बजे उठना है। सुबह उठकर स्नान करिए और 5 बजे होने वाले स्पर्श दर्शन के लिए लाइन में लग जाइए। दोस्तों, स्पर्श दर्शन सुबह 5 बजे ही शुरू होते हैं, इसलिए 4 बजे तक तैयार हो जाना सबसे सही रहता है। स्पर्श दर्शन करने के बाद आप लगभग 7 से 8 बजे या ज्यादा से ज्यादा 9 बजे तक फ्री हो जाते हैं। दोस्तों, अगर किसी कारण से आप पहले दिन देर से रामेश्वरम पहुंचे हैं, मान लीजिए 11 या 12 बजे, और उस दिन मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसी सिचुएशन में पहले दिन आप रामेश्वरम की बाकी जगह घूम लीजिए और अगली सुबह शांति से मंदिर के दर्शन कीजिए। दर्शन के बाद करीब 10 बजे तक आप पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे और फिर आप अपनी आगे की यात्रा के लिए रामेश्वरम से निकल सकते हैं। दोस्तों, अगले दिन मान लीजिए कि आप सुबह करीब 10 बजे रामेश्वरम से मदुरई के लिए निकल जाते हैं। रामेश्वरम से मदुरई की दूरी लगभग 4 घंटे की है। यह सफर आप 3 तरीकों से कर सकते हैं, ट्रेन से, बस से या फिर टैक्सी से। तीनों ऑप्शन आसानी से मिल जाते हैं, तो जो आपको कन्वीनियंट लगे वही चुनिए। अगर आप दोपहर 2 बजे तक मदुरई पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले आप सीधे चले जाइए मीनाक्षी अम्मन मंदिर। दोस्तों, मीनाक्षी अम्मन मंदिर मदुरई का सबसे मुख्य आकर्षण है। यहाँ अंदर 2 बड़े मंदिर हैं, एक मीनाक्षी देवी का मंदिर और दूसरा भगवान शिव का। अगर आपको मंदिर में ज्यादा भीड़ मिले तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप वीआईपी टिकट ले लीजिए। वीआईपी टिकट का प्राइस करीब 200 रुपये प्रति व्यक्ति रहता है। वीआईपी टिकट लेने के बाद पूरा दर्शन करने में आपको लगभग 3 से 4 घंटे का समय लग जाएगा। मतलब आराम से शाम के 6 से 7 बजे तक आप मंदिर के दर्शन पूरे कर लेंगे। दर्शन के बाद आप उसी एरिया में होटल में रुक जाइए। मदुरई रेलवे स्टेशन से मीनाक्षी मंदिर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है और इसी पूरे रास्ते पर आपको बहुत सारी धर्मशालाएं और हर बजट के होटल मिल जाएंगे। तो रात को यहीं रुकिए, भोजन कीजिए और आराम करिए। अगले दिन सुबह आराम से उठिए। अब मदुरई को थोड़ा और एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले आप चले जाइए असगर कोविल। यह भगवान विष्णु का मंदिर है, बहुत ही शांत और सुंदर जगह है। इसके बाद आप जरूर जाइए थिरुमलाई नायक्कार पैलेस। दोस्तों, ये एक बहुत ही शानदार और पुराना पैलेस है जो मदुरई के इतिहास को खूबसूरती से दिखाता है। इसके बाद आप लोकल मार्केट घूम लीजिए। यहाँ लोकल चीजें, फूल, पूजा का सामान सब कुछ मिल जाता है। और अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा समय हो तो मीनाक्षी मंदिर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर एक और बहुत अच्छी जगह है, मुरुगन मंदिर। यहाँ के दर्शन भी काफी अच्छे रहते हैं। इन सारी जगहों को आप चाहें तो एक टैक्सी लेकर घूम सकते हैं या फिर मदुरई में स्कूटी और बाइक भी रेंट पर मिल जाती है। जो ऑप्शन आपको आसान लगे वो चुन लीजिए। शाम तक आप आराम से पूरा मदुरई एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब दोस्तों, रात में आप अपनी ट्रेन कन्याकुमारी के लिए बुक कर लीजिए। कोशिश यही कीजिए कि ट्रेन ऐसी हो जो आपको सुबह जल्दी कन्याकुमारी पहुंचा दे। अगर आपको डायरेक्ट कन्याकुमारी की ट्रेन ना मिले तो आप नागरकोइल तक की भी ट्रेन ले सकते हैं। नागरकोइल से कन्याकुमारी की दूरी लगभग 15 किलोमीटर ही है और वहां से बस, ऑटो, टैक्सी सब कुछ आसानी से मिल जाता है और नागरकोइल से कुछ ही देर में आप आराम से कन्याकुमारी पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अगले दिन सुबह जल्दी आप कन्याकुमारी पहुंच जाते हैं। कन्याकुमारी पहुंचते ही सबसे पहले आपको सीधे जाना चाहिए कन्याकुमारी अम्मन मंदिर। दोस्तों, यही वह जगह है जहां से आप एक साथ तीनों समुद्रों का संगम देख सकते हैं, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है और बिल्कुल इसी समुद्र के किनारे कन्याकुमारी अम्मन जी का पवित्र मंदिर भी बना हुआ है। अब अगर आप नॉर्मल लाइन में दर्शन करते हैं तो यहाँ करीब 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है और अगर आप चाहें तो यहाँ वीआईपी टिकट भी मिलता है जिसका प्राइस लगभग 100 रुपये प्रति व्यक्ति रहता है। वीआईपी टिकट लेने से दर्शन थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। कन्याकुमारी अम्मन मंदिर के दर्शन के बाद अब बारी आती है कन्याकुमारी की सबसे शांत और खास जगह की। आप चले जाइए विवेकानंद रॉक मेमोरियल। दोस्तों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास एक और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, थिरुवल्लुवर प्रतिमा। ये तमिलनाडु के महान संत और कवि थिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा है। इन दोनों जगहों तक जाने के लिए आपको फेरी लेनी होती है। फेरी मंदिर के पास से ही मिल जाती है। नॉर्मल फेरी का टिकट करीब 100 रुपये प्रति व्यक्ति होता है आने और जाने का, लेकिन इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है। अगर आप चाहें तो वीआईपी फेरी टिकट भी ले सकते हैं जिसका प्राइस करीब 300 रुपये प्रति व्यक्ति रहता है। इससे समय कम लगता है। फेरी से पहुंचकर विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जो शांति मिलती है वो शब्दों में बता पाना मुश्किल है। यहाँ थोड़ी देर बैठिए, चारों तरफ समुद्र को देखिए और बस उस जगह को महसूस कीजिए।
इन दोनों जगहों को घूमने देखने में आपको लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। इसके बाद आप वापस मेन लैंड पर आ जाते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आप पास की जगहों के दर्शन कर सकते हैं और अच्छी बात यह है कि इन सब के लिए किसी वाहन की जरूरत नहीं पड़ती। आप पैदल ही चले जाइए गांधी मंडपम। यही वो जगह है जहां महात्मा गांधी जी की अस्थियां कुछ समय के लिए रखी गई थी। इसके बाद पास में ही एक चर्च है, आप वहां भी जाकर शांति से कुछ समय बिता सकते हैं। इन सब जगहों के दर्शन आप आराम से पैदल ही कर लेंगे। अब दोस्तों शाम का समय होते होते आप फिर से समुद्र के किनारे आ जाइए। कन्याकुमारी भारत की उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां सनराइज और सनसेट दोनों देखा जा सकता है। अगर किस्मत अच्छी रही तो आपको बहुत ही शानदार सनसेट देखने को मिलेगा। समुद्र में डूबता सूरज इस यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। सनसेट देखने के बाद अगर आपके पास थोड़ी एनर्जी और समय बचा हो तो आप एक और जगह जा सकते हैं। कन्याकुमारी से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर एक तिरुपति बालाजी का मंदिर बना हुआ है, जो तिरुपति बालाजी मंदिर की स्टाइल में ही बनाया गया है। यहाँ जाने के लिए आपको ऑटो या टैक्सी लेनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा आते समय और जाते समय दोनों का इंतजाम करके जाइए, क्योंकि वहां से वापसी के लिए वाहन आसानी से नहीं मिलता। आमतौर पर ऑटो या टैक्सी वाले 400 से 500 रुपए लेते हैं आने और जाने का। इन सब जगहों के दर्शन करके आप रात 9 बजे तक पूरी तरह फ्री हो जाएंगे। अब दोस्तों अगर आपकी वापसी की ट्रेन उसी रात की है तो आप कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन जाकर अपनी ट्रेन पकड़ लीजिए, और अगर ट्रेन अगले दिन की है तो आप यहीं कोई होटल लेकर आराम से रात्रि विश्राम कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों कन्याकुमारी की यह अद्भुत यात्रा पूरी हो जाती है और रामेश्वरम से शुरू हुआ यह पूरा दर्शन और यात्रा का सफर एक खूबसूरत याद बन जाता है। दोस्तों अब यहाँ मैं आपको कुछ बहुत जरूरी प्रैक्टिकल बातें बताना चाह रहा हूँ, जो खासकर हिंदी बोलने वाले और नॉर्थ इंडिया से आने वाले लोगों के लिए बहुत काम की है। सबसे पहली बात दोस्तों ये मानकर चलिए कि दक्षिण भारत में हर जगह हिंदी बोलने वाले लोग नहीं मिलते। इसीलिए मेरी सीधी सी सलाह यही रहेगी कि आप जहां भी स्टे करें मंदिर के आसपास ही रुकें। चाहे आप रामेश्वरम में रुकें या मदुरई में या फिर कन्याकुमारी में, मंदिर के आसपास रहने से आपको बहुत सारी दिक्कतों से बचाव हो जाता है। मंदिर के आसपास होटल वाले, धर्मशालाओं के लोग और दुकानदार आमतौर पर हिंदी समझ लेते हैं या कम से कम टूटी फूटी हिंदी में बात हो जाती है। इससे आपको रास्ता पूछने में, खाना ढूंढने में या किसी मदद के लिए कोई परेशानी नहीं होती। अब दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, खाने को लेकर दोस्तों दक्षिण भारत में नॉन वेज बहुत ज्यादा मिलता है। हर जगह हर होटल में नॉन वेज अवेलेबल होता है। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप धार्मिक यात्रा पर आए और नॉन वेज नहीं खाते हैं तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मेरी सलाह यही रहेगी कि आप बिना पूछे कहीं भी खाना ऑर्डर मत करिए। हर जगह पहले साफ साफ पूछ लीजिए कि खाना शुद्ध शाकाहारी है या नहीं। अच्छी बात यह है दोस्तों कि आपको मंदिरों के आसपास नॉर्थ इंडियन खाना आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर आपका मन साउथ इंडियन खाने का है तो वो भी आप पूछ कर खा सकते हैं। इडली सांभर डोसा सब जगह मिल जाता है। बस ध्यान यही रखिएगा कि जहां भी भोजन करें पहले पूछ लें और साफ सुथरी जगह पर ही खाएं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी रामेश्वरम, मदुरई और कन्याकुमारी की यात्रा और भी स्मूथ, सेफ और पीसफुल हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये पूरा वीडियो आपको रामेश्वरम, मदुरई और कन्याकुमारी की यात्रा प्लान करने में वाकई काम आया होगा। मैंने कोशिश यही की है कि आपको कोई हवाई बातें न बताकर ग्राउंड रियलिटी और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूं, ताकि आप अपनी फैमिली के साथ आराम से और बिना किसी परेशानी के यात्रा पूरी कर सकें। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे ही प्रैक्टिकल ट्रैवल वीडियोस के लिए सानिध्य ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर इस यात्रा को लेकर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो या किसी जगह को लेकर क्लियर नहीं हो पा रहा हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई यात्रा और नए अनुभव के साथ।